लो जी, तो देखो टॉपिक है अपने कोले प्रेजिडेंट मतलब राष्ट्रपति। दो चीज़ां पहला ही याद रख लो कि आप जो टॉपिक पढ़ते पे हैं ये टॉपिक है जी अपने कोले यूनियन एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। और यूनियन एग्जीक्यूटिव जिहड़ा हैगा इसका पार्ट हुंदा जी 5, ठीक है। और ये जो यूनियन एग्जीक्यूटिव जो आर्टिकल डील करते हैं वो 52 तो 78 तिकर करते हैं, मतलब टोटल आर्टिकल मैं दस रहा। लेकिन इस यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट कौन कौन है, मतलब इस यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा कौन कौन बनते हैं, तो वह प्रेजिडेंट भी होंगे, वाइस प्रेजिडेंट भी होंगे, प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, उसकी कौंसल एजीआई मतलब अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी होंगे। तो कहने का भाव है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव पूरा टॉपिक है जो पार्ट 5 दे विच मिलेगा और जिस दे विच 52 तो लैके 78 तक दे आर्टिकल तुसी पढ़ोगे जिहदे विच सारे पर्सन शामिल होंगे। और इस यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो एक पार्ट है प्रेजिडेंट, आपां अज उसनूं डिस्कस करना शुरू किया है। तो राष्ट्रपति या प्रेजिडेंट की गल करिए तो यह भाग 5 दे विच ही तुहानूं देखण नूं मिलेगा और आर्टिकल 52 तो 62 तक आपां इसनूं डिस्कस करांगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो प्रेजिडेंट है, राष्ट्रपति देश का एक नामात्र मुखी हुंदा है, ठीक है। अते वो भारत का एक पहला नागरिक भी हुंदा है। हुण नामात्र मुखी का मतलब की हो गया कि एक नॉमिनल हैड हुंदा है, ठीक है। एक नॉमिनल हैड हुंदा है, रियल हैड नहीं हुंदा। और अगर तुहानूं रियल हैड पूछ लें कि रियल हैड कौन हुंदा है, तो रियल हैड तुहाडा पीएम बनेगा, ठीक है। पीएम बनेगा मतलब सारियां पावर्स तो राष्ट्रपति को ही है, कोई शक नहीं है। लेकिन ये राष्ट्रपति दी जो पावर्स है वो खुद ये इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि पीएम ਅਤੇ उसकी कौंसल की एडवाइस से ही राष्ट्रपति द्वारा ये पावर्स नूं जिहड़ा यूज किया जाता है। इस करके आपां इसनूं नॉमिनल हैड के रूप में जानते हैं। और इसलिए आपां बोलते हैं कि अपने इंडिया दे विच जो सिस्टम है वो एक पार्लीमेंटरी सिस्टम आपां लैके आने हैं, ठीक है। जो डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है वो एक पार्लीमेंटरी सिस्टम है, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना तुसीं। अगर मैं अनुच्छेद 52 की गल करा तो अनुच्छेद 52 दे विच यह कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। उस तो बाद आर्टिकल 53 एक की गल करिए तो इस दे विच कहा गया कि ये जो राष्ट्रपति होगा, ठीक है, ये जो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है राष्ट्रपति, संघ की कार्यकारी दी जो शक्तियां होणगियां सारी दी सारियां राष्ट्रपति कोले है। मैं इत्थे दस्सिया कि पावर तो सारी राष्ट्रपति कोले है, लेकिन संविधान के अनुसार उस द्वारा या उसके अधीन अधिकारियों द्वारा इसकी वरतों की जाएगी है। तो इस चीज को भी तुसीं याद रखना है। अनुच्छेद 53(2) की गल करिए तो भारत का राष्ट्रपति तिन्ने सेनावां का मुखी हुंदा है, ठीक है। अपने कोले आर्मी होगी, नेवल होगी, ठीक है, और एयर फोर्स होगी। ये 3 सेनावां अपने कोले और तिन्ना सेनावां का हैड कौन हुंदा जी, तो यह हुंदा प्रेजिडेंट। ये तुसीं याद रखना है। और अगर किसी को पता है तो मैनूं दसो कि जो कॉन्सैप्ट है ये कॉन्सैप्ट आपां बोरो कित्थों कीता है, ठीक है। मैं पढ़ाता तुहानूं कि एक कॉन्सैप्ट आपां कित्थों बोरो कीता है, जल्दी जल्दी तुसीं मैनूं इसका जवाब देना है, ठीक है। और ये पहला नागरिक है, जिन्ने भी काम होंगे सब तो पहला इस राष्ट्रपति के नाम से या राष्ट्रपति तो ही शुरू होंगे ने। वैरी गुड, बहुत अच्छा। यूएसए तो एक कॉन्सैप्ट आप लिता है जिहदे विच कहा गया कि राष्ट्रपति तिन्ने सेनावां का जिहड़ा हैगा वो हैड होएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे चलिए आप, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रपति तिन्ने सेनावां का जिहड़ा हैगा वो हैड हुंदा हैगा। राष्ट्रपति की अगर आप योग्यता की गल करिए तो अनुच्छेद 58 जिहड़ा है वो राष्ट्रपति की योग्यता नाल संबंधित है। तो केड़ी-केड़ी योग्यता कही गई है, तो देखो सेम है, कोई फर्क नहीं हुंदा इहदे विच कि वो भारत का नागरिक होवे, 35 साल तो घट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, वो चीज़ हो सकती है कि लोक सभा के सदन के मैंबर वजों चोण लई योग होवे, मतलब मैंबर ना होवे, जस्ट वो मैंबर दे योग होना चाहिए, मतलब उहदे कोले उन्नी क्वालिफिकेशन जिहड़ी है वो होनी चाहिए है। वो सरकार के अधीन कोई लाभ का अहुदा ना रखता हो, ठीक है भाई। तो सरकार के अधीन कोई लाभ का अहुदा ना रखता हो, ठीक है। वो सदन का मैंबर हो सकता हो, मतलब लोक सभा का मैंबर नहीं होना चाहिए बट वो योग होना चाहिए। वो 35 साल तो घट नहीं होना चाहिए, वो भारत का
ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ, यूएसए तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜੋ ਚੋਣ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ठीक है, राष्ट्रपति की चोन करनी है, बहुत औखा काम होंगे चोन करना। और जो चोन करनी है पहला तो उसके नाल संबंधित आर्टिकल डिस्कस कर लिए कि केड़े-केड़े आर्टिकल है, डायरेक्टली आर्टिकल आप देख लिए केड़े-केड़े है। तो 54, 55, 57, 62 ਅਤੇ 71 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਅਨੁਛੇਦ 54 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹਿੱਸਾ ਲਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਛੇਦ 55 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਇਨ ਦਾ ਪੋਸਟ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ वोट द्वारा। तो राष्ट्रपति के जिहड़े इलैक्शन हुंदे ने वो प्रोपोर्शनल रिप्रजेंटेशन द्वारा सिंगल ट्रांसफर वोट द्वारा ही इलैक्शन करवाए जाते हैं। एक एक चीज आपां पूरी डिटेल च पढ़ांगे, फिलहाल मैं तुहानूं कंसैप्ट दसदा पिया। उस तो बाद है अपने कोले अनुच्छेद 57। अगर मैं 57 की गल करा तो इस दे विच राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा चुने जाने की प्रक्रिया कि कोई राष्ट्रपति है कि वो दोबारा चुनिया जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल चुनिया जा सकता है। अगे गल करिए तो अनुच्छेद 62 के विच राष्ट्रपति की चोण कदों तक हो जानी चाहिए है। ठीक है, राष्ट्रपति की चोण कदों तक कंप्लीट हो जानी चाहिए है, इसकी जो गल की जाती है वो अनुच्छेद 62 के विच कीती ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 71 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 71 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜੋ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਆਰਟੀਕਲ 71 ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ 1952 ਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ 1974, 77 ਅਤੇ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਟੇਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਸਟ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ यूटी ਦੇ ਜਸਟ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ दो यूटी दिल्ली ਅਤੇ ਪੌਦੂਚੇਰੀ ਦੇ ਜਸਟ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਜਸਟ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਬਣੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਬਲਿਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੀ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो राष्ट्रपति ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੋਟ। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੋਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਹੈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ,
तो अगर आप अगली स्लाइड की गल करिए तो इस आप चोन कॉलेज की गल करांगे, मतलब कुल मिला के इलैक्टोरल कॉलेज की आप गल करनी है। आर्टिकल याद रखियो 54 का संबंध है। और इस इलैक्टोरल कॉलेज के किहड़े किहड़े मैंबर होंदे ने, लोक सभा ते राज सभा के सिर्फ चुने हुए मैंबर होणगे, राज दियां विधान सभावां दे सिर्फ चुने हुए मैंबर होणगे, केंद्र शासित प्रदेशों दियां विधान सभावां दे चुने हुए मैंबर होणगे। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की सारे नहीं सिर्फ दो, दिल्ली अते पौदुचेरी, ये याद रखना। दूजी इंपॉर्टेंट गल याद रखनी है कि ये जो इलैक्टोरल कॉलेज होंदा है, एक कॉन्सैप्ट किने दिता सी या इस इलैक्टोरल कॉलेज नूं होर किस नाम नाल जानते हैं। तो याद रखियो इलैक्टोरल कॉलेज नूं ही असी हेयर मॉडल के नाम नाल जानते हैं या हेयर प्रक्रिया के नाम नाल जानते हैं, क्योंकि हेयर नाम के व्यक्ति ने ही इस नूं डिवेलप किया सी, इस कॉन्सैप्ट नूं, इस मैथड नूं दिता सी। कदों दिता सी? तो 1857 दे विच ये मैथड जिहड़ा सी इस हेयर नाम के व्यक्ति ने ही दिता सी। इस चीज नूं तुसीं ध्यान च रखना है। हुण अगर मैं पहले लाइन की गल करा कि लोक सभा राज सभा संसद दे सिर्फ चुने हुए मैंबरां की गल करिए तो किन्ने मैंबर है जो राष्ट्रपति की चोण दे विच हिस्सा लैंदे ने। तो देखो लोक सभा अते राज सभा के सिर्फ चुने हुए मैंबर ही राष्ट्रपति की चोण प्रक्रिया च हिस्सा लै सकते हैं। मतलब कुल मिला के जो MP हुंदे ने वो पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के इलैक्शन दे विच। तो लोक सभा ते राज सभा के जो नामजद मैंबर हुंदे ने वो राष्ट्रपति की चोण विच हिस्सा नहीं लेंदे। अच्छा ठीक है जी। तो लोक सभा के किन्ने मैंबर हिस्सा लेंदे ने? तो देखो टोटल मैंबर किन्ने हुंदे ने? तो 545 मैंबर हुंदे ने लोक सभा च टोटल। ठीक है, अगर मान के चलते हैं तो ठीक है। हुण तक 543 हो गए, लेकिन आ 2 मैंबर नॉमिनेट मैंबर है। ठीक है, इन्हां नूं आपां वैसे ही बाहर कढना सीगा, तो 543 मैंबर अपने कोले ये बन गया। तो लोक सभा के 543 मैंबर जिहड़े है वो राष्ट्रपति के इलैक्शन दे विच वोट पाणगे। दूजे नंबर ते अगर मैं राज सभा की गल करा तो 245 मैंबर हुंदे ने, लेकिन आपां नूं पता है कि नॉमिनेट मैंबर पार्टिसिपेट नहीं करते, तो 12 मैंबर इन्हां विचों माइनस कर दिए तो 233 मैंबर बन गए। तो 543 और 233 776 मैंबर ऐसे ने जो लोक सभा ते राज सभा के मैंबर ने जो की करते हैं राष्ट्रपति के वोट दे विच, राष्ट्रपति के इलैक्शन दे विच पार्टिसिपेट करनगे, इलैक्शन दे विच वोट पाएंगे। आई थिंक ये कॉन्सैप्ट तुहानूं पूरा क्लीयर हो गया होएगा। अगे चलते हैं। उस तो बाद राज्य दियां विधान सभावां दे जो मैंबर ने और केंद्र शासित प्रदेशों दियां विधान सभावां दे मैंबर ने। तो राज्य दियां विधान सभावां दे चुने हुए मैंबर ही राष्ट्रपति की चोण प्रक्रिया च हिस्सा लेंदे ने, मतलब कुल मिला के MLA। तो ये MLA पार्टिसिपेट करते हैं। तो राज्य दियां विधान परिषदां दे चाहे वो चुने हुए मैंबर होण चाहे वो नामजद मैंबर होण, राष्ट्रपति की चोण में हिस्सा नहीं लेंदे। मतलब लैजिस्लेटिव कौंसल के मैंबर पार्टिसिपेट नहीं करते, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो इलैक्टेड मैंबर है चाहे वो नॉमिनेट मैंबर है। पर पार्टिसिपेट कौन करते हैं? तो लैजिस्लेटिव असैंबली के मैंबर, मतलब विधान सभावां के मैंबर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टेट वाइज जो विधान सभा के अलग अलग मैंबर होंगे ने, तो वो इत्थे आपां लिखण की जरूरत नहीं हैगी। तो याद रखना है विधान सभावां के मैंबर जिहड़े वो पार्टिसिपेट करते हैं। क्लीयर होगी? इत्थों अगे चलते हैं। हुण आ गया केंद्र शासित प्रदेशों की गल। तो केंद्र शासित प्रदेशों के विच विधान सभावां के चुने हुए मैंबर राष्ट्रपति की चोण प्रक्रिया में हिस्सा लेंदे ने, लेकिन यूटी जिहड़े है वो सारियां यूटी पार्टिसिपेट नहीं करदियां। तो किन्नियां यूटी पार्टिसिपेट करदियां अगर उसकी गल करिए तो सिर्फ 2 यूटी की गल करांगे आपां, दिल्ली अते पौदुचेरी। ठीक है, तुसी जम्मू कश्मीर नूं हजे कंसीडर नहीं करना। मैं इत्थे खाली थां छड्डती है। क्यों खाली थां छड्डती है? क्योंकि रिट के अकॉर्डिंग हजे तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिता गा। तो हजे तक आपां दिल्ली अते पौडुचेरी की गल करांगे। ठीक है ना, बाद में अगर जम्मू कश्मीर नूं कंसीडर करनगे तो आपां ऐड कर लांगे। अगर कोई प्रोविजन आ गई है तो तुसी इसनूं ऐड कर लेना है। तो याद रखना है कि दिल्ली अते पौडुचेरी दियां जो विधान सभावां हैगियां उन्हां दे मैंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं। पर कदों इन्हां नूं परमिशन मिली सी? तो देखो जो पौंडीचेरी की विधान सभा सी 1962 दे विच बनी सीगी, लेकिन उस समय ही ये प्रेसिडेंट दे इलैक्शन विच वोट नहीं करती सीगी। ठीक है, दिल्ली की विधान सभा की गल करिए तो यह 1992 दे विच बनी सीगी। हुण पौंडीचेरी अते दिल्ली नूं राष्ट्रपति की चोण प्रक्रिया विच हिस्सा लैण दा जो अधिकार मिलिया सी यह 1992 दे विच मिलिया सी जदों दिल्ली की विधान सभा बनी सीगी। और अमेंडमेंट भी तुसीं याद रखनी है कि वह 70वीं संवैधानिक सोच सी 1992 की।
तो देखो इस तो बाद अपने कोले की है आर्टिकल 55 है, ठीक है। आर्टिकल 55 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਦੇ ਜੋ ਮੈਥਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰਮਲੀ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ठीक है। ओके वेरी गुड। तो किन्ने मैथड जेडे है वो हुंदे आ। तो देखो अपने कोले दो मैथड हुंदे आ, या तो डायरैक्ट इलैक्शन करवाए जाणगे तो या इनडायरैक्ट इलैक्शन जेडे आ वो करवाए जाणगे। डायरैक्ट इलैक्शन दे विच की हुंदा है, देखो जो डायरैक्ट इलैक्शन है मतलब जो सीधी चोण प्रक्रिया सिस्टम हुंदा है, इस दे विच जो प्रक्रिया यूज की जाती है, मतलब अगर मैं कहां कि डायरैक्ट इलैक्शन है तो डायरैक्ट इलैक्शन दे विच की करूंगा मैं डायरैक्टली ही अपने रिप्रेजेंट नूं चुनूंगा, ठीक है। लोग अपने रिप्रेजेंट नूं डायरैक्टली चुनते हैं और ये जो कॉन्सैप्ट है डायरैक्ट इलैक्शन का, इस दे विच किहड़ा सिस्टम आपां यूज करते हैं, तो इस दे विच सिस्टम जो है वो यूज किया जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब की है कि अगर कोई वोटिंग दे विच खड़े हुए ने, ठीक है, मान लो कुछ कैंडीडेट है जो वोटिंग च खड़े हुए ने और जिसनों सब तो ज्यादा वोटां मिलियां, ठीक है, वो जित जाता है, चाहे उन्होंने एक वोट ज्यादा मिले चाहे दो वोटां ज्यादा मिल, जिसनों पूरे ग्रुप के विचों जिसनों सब तो ज्यादा वोटां मिल जांदियां वो जित जाता है, ठीक है। हालांकि इसकी जिहड़ी है वो बुराई भी बहुत की जाती है, मतलब इसका जिहड़ा हैगा आलोचना बहुत की जाती है और दुनिया च सब तो ज्यादा प्रचलित यही प्रणाली है। और आलोचना क्यों की जाती है, क्योंकि अगर आप गल करिए कि 5 व्यक्ति खड़े हैं ए बी सी डी और ई, ठीक है, किसी नूं 5 वोटां मिलियां, किसी नूं 7 मिलियां, किसी नूं 6 मिलियां, किसी नूं इनफैक्ट के आप मन के चलिए कि 8 वोटां मिल गई और किसी नूं जिहड़ा सीगा 7 वोटां ही मिलियां, तो इत्थे जिहड़ा जितेगा वो 8 वोटां वाला जित गया। जदों कि ये देखा जा रहा है कि 8 वोटां जितन वाले नूं सिर्फ एक व्यक्ति ही ऐसा जो ज्यादा वोटां पा रहा, और अगर 2 व्यक्ति रल के अगर कोई पार्टी बनाते तो वोटां इन्हों ज्यादा मिल जाएगी, जिवें आपां गठजोड़ की गल करते हैं कि गठजोड़ की सरकार जिहड़ी है वो बना लेंदे। तो कहने का भाव इसकी बुराई भी बहुत ज्यादा होंदी है इस मैथड की, लेकिन ये दुनिया भर दे विच प्रचलित भी सब तो ज्यादा मैथड ये यूज किया जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। और इसके रिलेटेड किहड़े इलैक्शन होंदे ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के अंडर किहड़े इलैक्शन होंदे ने, तो भारत विच इस प्रणाली के तहत लोक सभा के इलैक्शन जो डायरैक्ट होणगे सारे ये अंडर होणगे, तो लोक सभा के हो गए, राज सभा के हो गए, पंचायतां दे हो गए अते नगर पालिकावां दीयां चोणां जो करवाईयां जांदियां वो सारे दे सारे जो इलैक्शन हुंदे ने वो तुहाडे सीधी चोण प्रक्रिया मतलब डायरैक्ट इलैक्शन द्वारा हुंदे ने, जिहदे विच जो प्रणाली यूज की जाती है, जो मैथड यूज किया जाता है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मैथड यूज किया जाता है। आई थिंक ये चीज क्लीयर हो गई है। उस तो बाद अगर आप गल करिए इनडायरैक्ट इलैक्शन की, तो देखो ये जो इनडायरैक्ट इलैक्शन सी यानी कि असिधी चोण प्रक्रिया की गल की जाती है, और असिधी चोण प्रक्रिया की होएगा कि मैं डायरैक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव नूं नहीं चुनांगा, बल्कि मेरे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव अगे किसी नूं चुनणगे, तो इसनूं ही बोलते हैं असिधी चोण प्रक्रिया मतलब इनडायरैक्ट इलैक्शन, ठीक है। तो राष्ट्रपति के जो इलैक्शन हुंदे ने वो इनडायरैक्टली इलैक्शन ही करवाए जाते हैं, और इस दे विच जो सिस्टम यूज किया जाता है, इस दे विच जो सिस्टम यूज किया जाता है उन्होंने बोलते हैं प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डायरैक्ट इलैक्शन दे विच फर्स्ट पास द पोस्ट हुंदा सी, इनडायरैक्ट इलैक्शन दे विच प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज किया जाता है। लेकिन ये एक मैथड है, एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन इस दे विच 2 तरीकों नाल जिहड़े आ वो इलैक्शन करवाए जाते हैं। एक तो हुंदा लिस्ट सिस्टम, ठीक है, और एक हुंदा सिंगल ट्रांसफर वोट। जिहड़ा लिस्ट सिस्टम है, ठीक है, ये अपने इंडिया दे विच है ही नहीं, इस करके इसनूं पढ़न की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं दस देना कि ये हुंदा की है कि अगर आप पार्टियां की गल करिए कि ए बी सी 3 पार्टियां और तिना पार्टीज ने अपने कैंडीडेट्स नूं खड़े करना है। नॉर्मली अगर एक पार्टी है तो अपना एक कैंडीडेट खड़ा करती सी, लेकिन इत्थे की होगा एक पार्टी अपने कई कैंडीडेट खड़े करेगी और उन्होंने एक लिस्ट जारी करेगी, और इस पार्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट लीडर होएगा उसनूं जो
जो वोटा पैणगियां उसनूं चुनिया जाएगा। ठीक है, तो लिस्ट सिस्टम है, लेकिन अपने इंडिया दे विच लिस्ट सिस्टम जिहड़ा वो नहीं हैगा, इस करके इसनूं पढ़न की कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं हैगी। लेकिन अपने इंडिया दे विच जो सिस्टम यूज किया जाता है प्रपोर्शनल रिप्रजेंटेशन के अंडर, वो है सिंगल ट्रांसफर वोट का। ठीक है, सिंगल ट्रांसफर वोट का सिस्टम यूज होंगे। तो सिंगल ट्रांसफर वोट की गल करिए तो इसनूं एकल हस्तांतरण वोट भी बोलते हैं। ठीक है, और इस मॉडल नूं हेयर मॉडल के नाम नाल भी जानिया जाता है। तो यह भी तुसीं याद रखना कि इसनूं हेयर मॉडल के नाम नाल भी जानिया जाता है। एकल हस्तांतरण वोट का मतलब की हुंदा बई, तो देखो इसका मतलब हुंदा है कि सिंगल वोट है जो ट्रांसफर की जाएगी। तो सिंगल वोट विच इज ट्रांसफरेबल, एक ही वोट है जिसनूं हस्तांतरण किया जा सकता है। ठीक है, इसकी सिंपल भाषा में अगर मैं गल करा कि अगर मैं वोट पानी है, मतलब ए नाम का कोई व्यक्ति है और उसने अपने प्रेजिडेंट के लिए वोट पाई है। ठीक है, अपने किसी प्रेजिडेंट लिए वोट पाई है, तो प्रेजिडेंट तो एक नहीं ना हैगा। तो मान लो प्रेजिडेंट कैंडीडेट जिहड़े सीगे वो 3 नहीं 5 कैंडीडेट आप रख लेने कि 5 कैंडीडेट वोटिंग दे विच खड़े हुए, तो ये जो ए व्यक्ति है वो इन्हां 5 नूं ही वोट पाएगा, मतलब अपनी प्रेफरेंस देगा। इस सेम उस तरह के ही इलैक्शन होंगे है जो तुहाडे यूनीवर्सिटियां दे इलैक्शन होंगे है। ठीक है, तो ये व्यक्ति ने की किया, इन्हां 5 नूं ही प्रेफरेंस दी। मान लो मैं ए है और मेरे अकॉर्डिंग मैनूं लगता है कि जो डी परसन है ये प्रेजिडेंट बनने के काबिल है, इस करके मैं इसनूं अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा। उस तो बाद मैनू लगता है कि अगर डी नहीं बनता प्रेजिडेंट तो ए ऐसा परसन है जो प्रेजिडेंट बनने के काबिल है, इस करके मैं इसनूं दूसरा प्रेफरेंस दे दूंगा। तो इस तरह करदे करांदे मैं अपनी प्रेफरेंस दवांगा इन्हां सारियां। ठीक है, लेकिन ये देखा गया, ठीक है, कि जो डी परसन सीगा, जो डी परसन वोटिंग च खड़ा होया सी, इसनूं मैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस दित्ती सी, लेकिन बाकियां ने इसनूं फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दित्ती, जिस करके इसनूं सब तो घट वोटां मिलियां। और जदों इसनूं सब तो घट वोटां मिलियां तो ये रेस दे विचों हो जाएगा बाहर। तो जदों डी बंदा वोट दे विचों बाहर हो जाएगा तो मेरी जिहड़ी फर्स्ट प्रेफरेंस सी वो किहनूं चली जाऊगी, जिन्हों मैं बी सैकेंड जो प्रेफरेंस दित्ती सी ਉਹਨੂੰ फिर मैं मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जिहड़ी है ਉਹਨੂੰ चली जाएगी। तो इस तरह करदे कराउंदे आ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਵੋਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਂਡ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਬਚਣਗੇ। मतलब मान लो ए बचिया और मान लो एफ बचिया, तो ये 2 व्यक्ति बचे हैं और दोनों विचों भी जिसनों भी 50% प्लस 1 वोट मिली वो जित जाएगा। और ये 50% प्लस 1 के द्वारा जिस बंदे नूं ये वोट मिलती है वही परसन जिहड़ा है वो जित जाता है। तो इस तरह मतलब ये जिहड़ा है कॉन्सैप्ट जिहड़ा वो चलता है। ठीक है, और अगे चलिए कि ये जो वोटिंग होएगी, ये जो प्रेजिडेंट की वोटिंग होएगी ये बैलेट पेपर ते वोटिंग होंदी है। ये तुसी याद रखना है, जिहड़ी वोट की जाती है वो बैलेट पेपर ते की जाती है, मतलब ये जो मशीन ते नहीं की जाती है। जो वोटिंग मशीन होंदी है अपनी उस ते राष्ट्रपति के इलैक्शन नहीं होंदे, इनडायरैक्टली होंदे ने, बैलेट पेपर ते होंदे ने ਅਤੇ गुप्त होंदे ने। ठीक है, इसका जो गुप्त मतदान होंदा है। ठीक है, ये भी तुसी याद रखना है।